हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और टॉपिक लेके आ चुका हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि ब्लड शुगर के बारे में। किस प्रकार से इसका लेवल बढ़ता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। बेसिकली डायबिटीज़ क्या है? एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है इन विच देर आर हाई ब्लड शुगर लेवल्स ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। जो ब्लड शुगर का लेवल है वो हाई हो जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल फास्टिंग की बात करूं तो 70 से 126। कितना? 70 से 126 mg पर डीएल। आप बात करें mg पर डीएल मतलब mg यानी कि मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम? 100 ग्राम। ठीक है, डीएल का मतलब कितना होता है? 100। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद में बात करें सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर इंक्लूड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट और इंक्रीज्ड हंगर। ठीक है, इसमें एक तो प्यास तो बढ़ जाती है, ठीक है, एक यूरिनेशन बढ़ जाता है और एक जो है हंगर बढ़ जाती है। आपने सुना होगा 3P सिम्टम्स। 3P सिम्टम्स मतलब पॉलीपेप्सिया, पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया। तो डायबिटीज़ में जो 3P सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो 3P को आप याद रखिएगा, पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। ठीक है, ये आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड डायबिटीज़ कैन कोज मैनी कॉम्प्लिकेशन। तो इससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसको ट्रीट टाइम पे नहीं किया जाए। तो अपन ने क्या पढ़ा कि एक तो डायबिटीज़ जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है। ठीक है, और एक क्या पढ़ा, लेवल कितना रहता है? 70 से लेकर 126 नॉर्मल। ये फास्टिंग लेवल रहता है, यानी कि खाली पेट अपन बात करते हैं फास्टिंग लेवल में। इसके बाद में इसमें 3P सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ में। 3P सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया और पॉलीडिप्सिया। यानी कि पॉलीयूरिया मतलब फ्रिक्वेंट जो इंक्रीज हो रहा है यूरिनेशन उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है थ्रस्ट उसको पॉलीपेप्सिया बोलते हैं, और पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, और पॉलीपेप्सिया हंगर इंक्रीज हो रही है। अब देखिए टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो आपको पता है दो टाइप के पढ़ते हैं अपन, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट तो कौन सा होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और टाइप सेकंड क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लीजिए। टाइप फर्स्ट जो होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, वो किसका, जैसे उसमें क्या हो जाता है, जो पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। अपने शरीर में इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज। ठीक है, कौन? पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज द्वारा इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं अफेक्ट हो जाएंगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज। ठीक है, कोज क्या है इसका? अननाउन है। कोज तो बस अब बेसिकली यही है कि पेनक्रियाज फेल हो रहा है इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने में। ठीक है, उस वजह से मेटाबॉलिक जो गड़बड़ी हो रही है सारी। तो टाइप फर्स्ट का नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। किस लिए? कि पेनक्रियाज क्या कर रहा है? फेल हो रहा है इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन में। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप सेकेंड डायबिटीज़ के बारे में। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों? ये शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में। कैसे? ए कंडीशन इन विच सेल फेल टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। जो सेल है वो फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, इंसुलिन उन तक पहुंच नहीं पाता है, उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, एज द डिजीज प्रोग्रेस ए लैक ऑफ इंसुलिन में आल्सो डेवलप। तो इससे क्या हो जाता है? प्रॉपर इंसुलिन नहीं मिल पा रहा सेल को, मतलब इंसुलिन की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोला जाता है, और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोली जाती है। वो आप जुवेनाइल बोल रहे थे, जुवेनाइल मतलब बच्चों में ज़्यादा हो रही है, और एडल्ट मतलब बड़ों में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, द प्राइमरी कॉज क्या है इसका? एक्सेसिव बॉडी वेट एंड नॉट इनफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी। जो अपने हाइपरटेंशन के बारे में बात की थी, ओबेसिटी की, वही बेसिकली कॉज बनता है डायबिटीज़ का भी। और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्या होता है? थर्ड मेन फॉर्म होती है। ये कब होती है? प्रेग्नेंट वुमन में होती है। किस में होती है? प्रेग्नेंट वुमन में। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमन में जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। देखिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ अपन ने पढ़ा था
उसको क्या बोला था अपन ने, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस या फिर जुवेनाइल जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। अब आपको विस्तार से समझना है। देखिए, जुवेनाइल का मतलब यहाँ पे समझा दिया गया है, यूजुअली अकर्स इन यंगर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। अपन ने क्या बोला, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब या तो यंगर पीपल में हो रहा है, या चिल्ड्रन में हो रहा है, या फिर एडोलसेंट्स में हो रहा है, यानी कि 18 साल की एज तक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। The diagnosis of type 1 diabetes mellitus can be made throughout childhood, but it is more likely below 15 year of age. ठीक है। The onset is usually acute and severe and insulin is required for survival. आपको पता है टाइप फर्स्ट जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है उसमें इंसुलिन इंजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि इसको क्या बोलता है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोला था या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोला था। तो इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़। कॉमनेस्ट टाइप है, क्यों, क्योंकि इंडिया में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से डायबिटीज़ अकर हो रहा है। इट इज़ यूजुअली अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि जो 40 से ज़्यादा ईयर के लोग हैं उनमें जो ओबेसिटी है वो भी बढ़ रही है और डायबिटीज़ उसकी वजह से बढ़ रहा है। बट अकर्स फ्रिक्वेंटली इवन एट लोअर एज अमॉन्ग इंडियंस। देखिए 40 साल की बात तो ये कॉमन हो रहा है इंडिया में आजकल, लेकिन 40 साल से कम में भी ये हो सकता है, यानी कि 20 से लेकर 40 की जो एज ग्रुप है उसमें भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस नाउन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये अपने पढ़ लिया है, NIDDM के नाम से जाना जाता है। ऑनसेट क्या है, ऑनसेट आपको बता दिया है कि ओबेसिटी है, और भी कुछ कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं। वैन इज ए पर्सन एट हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़, हाई रिस्क पर अपन कब मानेंगे, जैसे किसी पर्सन को अपन हाई रिस्क पे कब मानेंगे वो भी देख लेते हैं। एज अबव 30 ईयर, अबव 30 ईयर, ठीक है, या तो 30 साल से ऊपर है। जो BMI अगर 23 से ज़्यादा है, 23 से ज़्यादा अगर BMI है तो भी अपन हाई रिस्क पे मानेंगे, ठीक है। फिजिकली इनएक्टिव है, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, लेस देन 3 टाइम्स, यानी कि 2 दिन में एक बार एक्सरसाइज कर रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम कर रहा है तो फिर उसको अपन रिस्क में मानेंगे डायबिटीज़। अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क पे रहता है डायबिटीज़ की, ठीक है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जो ह्यूमन जो है वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है उसको अपन मान सकते हैं कि वो डायबिटिक रिस्क पे है। ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर हायर देन नॉर्मल, अगर किसी पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो रहता है बिलो 200 रहता है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर अपन उसको रिस्क पे मान सकते हैं डायबिटीज़ के। पेरेंट्स सिबलिंग्स और ग्रांड पेरेंट्स हैव और हैड डायबिटीज़, अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है किसी की फैमिली में तो चांस है कि अगली पीढ़ी में भी उसको डायबिटीज़ हो जाए, उनको डायबिटीज़ हो जाए। हैव हैड डायबिटीज़ और इवन माइल्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हो सकता है। आपने पढ़ा था जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, किसके बारे में, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। सस्पेक्ट कब हो सकता है कि अपने को ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको डायबिटीज़ है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसेमिया, अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है, 3P सिम्टम्स आपको बताए थे, एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, और पॉलीडिप्सिया पॉलीपेप्सिया, एक्सेसिव हंगर विद लॉस ऑफ वेट, यानी कि वेट भी लॉस हो रहा है और ये तीनों सिम्टम्स आ रहे हैं 3P, तो आपको मान लेना चाहिए कि इसको सस्पेक्ट डायबिटीज़ है। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, ठीक है। आपको पता होगा डायबिटीज़ में जो सेल का इन्फेक्शन सेलुलाइटिस है वो कई बार घाव नहीं बढ़ते हैं, वुंड भी नहीं बढ़ते, उस वजह से देख नीचे दिया भी गया है नॉन हीलिंग वुंड, ठीक है। सेल का इन्फेक्शन और सेलुलाइटिस, वुंड हीलिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, थकान हो रही है, TB भी हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट को, क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट ज़्यादा चांस रहते हैं उसको कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके जल्दी पास में आ सकता है। अब देख लीजिए डायबिटीज़ की लेवल्स की बात कर लें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस देखिए आप, फास्टिंग की बात करें तो 126 से ज़्यादा अगर है, 126 या 126 से ज़्यादा तो अपन उसको DM में काउंट करते हैं, और अगर 200 से ज़्यादा है या 200 है तो उसको अपन, ये तो फास्टिंग में है 126 तक तो, और अगर पोस्ट प्रेंडियल करते हैं यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद तो अपन 200 से ऊपर उसको काउंट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में।
इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कब होता है? अगर फास्टिंग की बात करें तो 110 से नीचे, और अगर 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल बात करें तो 140 से 200। और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की बात करें तो 110 से लेके 126 तक। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरी अपने डिस्कस कर ली। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, तो नॉर्मल आपको बता दूं 70 to 126 mg पर DL। ठीक है, अपन डायबिटीज मेलाइटिस कब मानेंगे? अबव 126। ठीक है, और पोस्ट प्रेंडियल कब मानेंगे? अबव 200। तो ये बातें याद रखिएगा। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जैसे टाइप फर्स्ट का तो आपको बता दिया कि इंसुलिन इंजेक्शन ही एकमात्र रास्ता है टाइप फर्स्ट का तो, और टाइप सेकंड की अगर बात कर लें तो सून एज डायग्नोसिस, जैसे ही आपको डायग्नोस होता है कि इसको डायबिटीज़ है उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कब कहना है उसको? या तो उसको अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस हो रही हैं, मैंने आपको बता दिया, टीबी वगैरह हो सकती है उसको, यूटीआई हो सकते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, सीवियर सेलुलाइटिस, ठीक है, सेल का इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव यूटीआई और अदर डीप सीटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बैड डायबिटिक फूट। डायबिटिक फूट आपको पता है वो घाव भरने में नहीं आता और उसको फूट को काटना ही पड़ता है लास्ट में। तो अगर उस तरह की कंडीशंस आपको अकर हो रही है तो जल्दी से जल्दी आईवी एंटीबायोटिक्स पे चला देना, उसको हॉस्पिटलाइजेशन कर देना है। रिकरेंट यूटीआई नोट रेस्पॉन्डिंग टू ओरल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर ओरल एंटीबायोटिक से यूटीआई सही नहीं हो रहा है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन, अगर यूरिन में कीटोन बॉडी पाई जाती है तो भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एजुकेशन और उसको डाइट काउंसलिंग बता देनी है। कैसे? ये बताना आपको कि डायबिटीज़ क्या है, कब अकर होता है, लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट एक्सरसाइज के बारे में बताना है। ओरल ड्रग्स, इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ओरल ड्रग्स मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लाइमिप्राइड हो गई, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फॉलोअप के बारे में बताओ कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो कॉम्प्लिकेशन को, केयर कैसे करनी है, उस सभी के बारे में बताना है आपको। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की? कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कर लें तो एक तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आते हैं और एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इनके बारे में और बात कर लेते हैं। माइक्रोवेस्कुलर की बात कर लें तो आई डैमेज हो सकती हैं, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। ठीक है, किसको लीड कर सकती हैं? ब्लाइंडनेस। ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है, नेफ्रोपैथी बोलते हैं, रीनल फेलियर को कोज कर सकती है। डैमेज टू नर्व, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोपैथी। और ये किसको लीड कर सकती हैं? इम्पोर्टेंस। डायबिटिक फूट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं विच इंक्लूड सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग टू एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन को कोज कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें। देख ले, ये चारों आपको याद कर लेने, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है। 4 माइक्रो के बाद में 2 मैक्रो भी हैं, देख लीजिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैसे? हार्ट अटैक हो सकता है या फिर स्ट्रोक हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रोक। और इनसफिशियंसी इन ब्लड फ्लो टू लेग्स, उसकी वजह से क्या हो सकता है? लेग में ब्लड की कमी हो गई तो एम्पुटेशन का शिकार हो सकता है, एम्पुटेशन। इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि कौन से डायबिटिक पेशेंट की कौन सी प्रायोरिटी है, उसको समझा देना, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको एजुकेशन देनी है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर अपना डायबिटीज़ के बारे में। आपने पढ़ा टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ और टाइप सेकंड डायबिटीज़। टाइप फर्स्ट के लिए तो इंसुलिन इंजेक्शन ही एकमात्र रास्ता है, जबकि टाइप सेकंड के लिए अपन लाइफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके भी उसको लेवल को कम कर सकते हैं। और टेबलेट्स वगैरह जो भी है, मेटफॉर्मिन, ग्लाइमिप्राइड, उसका एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज तक अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।